নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 1945 18 অগস্ট, তারপর তার সঙ্গে কি হয়েছিল, কোথায় গেলেন তিনি, এটা এই মুহূর্তে গোটা দেশ জানতে চায়। বেশ কিছু থিওরি, বেশ কিছু অ্যাঙ্গেল সামনে আসে। নেতাজি 1945 সালের 18 আগস্ট তাইহুকুতে তার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল, এই অ্যাঙ্গেল যেমনি সামনে আসে এটাকেও খারিজ করে দেওয়া হয়। এবং এরপর আমরা জানি রাশিয়ার একটা অ্যাঙ্গেল সামনে আসে, যেদিন রাশিয়াতে ছিলেন সেখানে তাকে মেরে দেওয়া হয়েছিল, অথবা কেউ মনে করেন যে তিনি ইন্ডিয়াতে ফিরে এসেছিলেন ভগবানজি, অর্থাৎ গুমনামি বাবাই নেতাজি। বেশ কিছু অ্যাঙ্গেল যখন সামনে আসে এবং তারই মধ্যে বিতর্ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত আমরা সেই নির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণের সামনে এখনো এসে দাঁড়াইনি। কিন্তু তারই মাঝে একটা তথ্য একজন নিয়ে এলেন যে তাইপেই বা তাইওয়ান থেকে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে সেখানে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি সেদিন। পাশাপাশি তার বই দ্য বিগেস্ট কভার আপ, সেখানে এমন কিছু বেশ কিছু তথ্য যেগুলো সামনে আনা হলো, সেখানে গোটা দেশ জুড়ে একটা আলোড়ন তৈরি হলো। এবং অবশ্যই গুমনামি বাবা ইস্যুকে আরো একবার সামনে আনলেন এবং ডিক্লাসিফিকেশন, অর্থাৎ নেতাজির যে গোপন ফাইল তার সামনে আনতে হবে, তার একেবারেই তিনি অন্যতম বলা যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন অনুজ ধর। অনুজ অথর, এক্স জার্নালিস্ট এবং ऑलवेज नेताजी एक्टिविस्ट। वेलकम टू 24 घंटा। मेरे सामने एक बुक रखा है, व्हाट हैपेंड टू नेताजी। यही प्रश्न है, ये आपका नया बुक है, मार्केट में आया है। देश अभी यही जानना चाहते हैं कि नेताजी के साथ क्या हुआ था। अभी सबको पता है कि 23 को कुछ फाइल्स सामने आएंगे, 33 फाइल्स जो एज पर नरेंद्र मोदी उसने प्रॉमिस किया, अभी सामने आ रही है, न्यूज में आ गया। लेकिन पहले इस बारे में हम जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये पहले जानना चाहेंगे ये नेताजी को लेके, आप कश्मीर से और बेस्ड ऑन दिल्ली, लेकिन ये जुनून आप में कैसे आ गया नेताजी को लेकर? मेरे पुरखे कश्मीरी थे, मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली का बिलोंग करता हूँ। बचपन में अपने दादाजी की फ़ोटो देखा करता था, काफ़ी हैंडसम आदमी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, लड़ाई लड़ी उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अफ्रीका गए, बाद में बर्मा गए। तो मुझे सुनने में लगा आपने कि जो बताया गया मेरे घर के बड़ों ने कि दादाजी जो थे वो अपने INS के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो कोहिमा में थे, अंग्रेजों की तरफ से थे, तो यहाँ की आर्मी में वो थे। उनको नहीं बताया गया था, वहाँ उस टाइम पे सेंसरशिप थी, किसी को नहीं मालूम था कि नेताजी और INA वहाँ पे आ रहे हैं। तो उनको बोला कि आप वहाँ जाके जापानी फोर्सेस से लड़ाई लड़ेंगे। जब वो बॉर्डर पे पहुँचे तो उस तरफ से उनको लाउड स्पीकर में लोगों ने हिंदी में बोला कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं, आप तो हमारे भाई हैं। तब जाके मालूम चला कि वहाँ सुभाष बोस और INA इस तरह के लोग हैं, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को मोटा मोटा हमारे सामने जो मेरे को अपने घर में सुनने मिला अपने बड़े लोगों से, कि आपकी आज़ादी जो मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि आपके सुभाष बाबू के INA की वजह से आर्मी में रिवोल्ट की सिचुएशन हो गई थी और अंग्रेज इस देश पे राज चलता था आर्मी की बेसिस पे, मिलिट्री की बेसिस पे। उस मिलिट्री में ही अगर आपके उसमें अगर रिवोल्ट की पोजीशन आ जाए तो कंट्री पे राज कैसे करेंगे। तो मैं बचपन से इस बात का मैं कन्विंस था कि आपकी आज़ादी जो हिंसा से नहीं आई है, वो सुभाष बाबू ने जो आपने लड़ाई लड़ी नेताजी ने वहाँ से आने के थ्रू, इसलिए मेरे को नेताजी के मेरे दिल में बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट था। अभी ये बात जो सामने है, लोग अभी बंगाल के जो लोग अभी देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उसका यही प्रश्न है कि नेताजी के साथ हुआ क्या था, कहाँ गए वो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन मैं यही पूछ रहा था, आपकी ये सबूत क्या है कि ये गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? पहली बात तो ये कहना, इस सवाल को इतना आसान हमने कर दिया कि 3 आपके सामने ऑप्शन है, वो मैं नहीं करा था। मैंने ही अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी किताबों के माध्यम से मैंने लोगों को समझाया कि नेताजी को क्या हुआ। पिछले 10-15 सालों में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो मैंने बिल्कुल सच के हिसाब से जो मुझे नजर आया मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो मुझे 3 मोटी मोटी बातें मेरी सामने आई है। एक, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई है, नेताजी का रूस जाने का प्लान था। नंबर 2, मैं कन्विंस हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, मैंने डॉक्यूमेंट भी देखे हैं, मैं डॉक्यूमेंट किताबें भी लगाए हैं अपनी। मैं कन्विंस हूँ कि नेताजी सन 45 के बाद में रूस में थे, उन्होंने अज़ाइलम मांगा था, उनको अज़ाइलम दिया गया। तीसरा, कुछ लोग ये जो बातें करते हैं कि साहब नेताजी को, सुब्रमण्यम स्वामी आजकल बहुत बोल रहे हैं कि उनको रूस में मार दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। जो बातें जिसके बेसिस पे वो कह रहे हैं बिल्कुल झूठी हैं। अब बड़ा हैरानी होती है सुनने में, बड़ा मतलब सुन के कोई मान नहीं सकता इस बात को। मैं भी बहुत हैरान हो गया था। 85 में वो सो कॉल्ड गुमनामी बाबा के मौत की खबर आती है और लोगों ने कहा कि वो नेताजी थे। उनका नाम भगवान जी था, उनको लोग भगवान जी के नाम से जानते थे। अब ये सारी कहानी घूम फिर के भगवान जी पर जा रही है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि जिस घटना को मैं समझता था कि जो मेरे दादाजी के टाइम पे खत्म हो गई, चाहे वो 45 हो चाहे 53 हो, अगर आप ये लोगों का ये कहना है कि स्टालिन ने उनको मरवा दिया, स्टालिन की डेथ 53 में। इस बात में आएंगे तो इसमें एविडेंस क्या है जो गुमनामी बाबा जो आपने छानबीन की, तो मिला क्या आपको? ऐसे बहुत सारे लोग जिनके बोलने पे आप डाउट नहीं रेज कर सकते। झूठ बोलने का मोटिव चाहिए। जितने भी फैजाबाद प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे कलकत्ता में हो और जगह पे हो,
चाहे वो ऑर्डिनरी आदमी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हो। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, कईयों के लेटर वेटर देखे, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जिनके बोलने पे उनको झूठ बोलने का मोटिव नहीं था। अच्छा। उसमें से कई लोग ऐसे थे जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, जो नेताजी से जुड़े थे बहुत टाइम पे। लीला राय का नाम बहुत बड़ा परमानेंटली निकल के आता है। सुनील कृष्ण गुप्ता की यहाँ पे डेथ हो गई, वो थे यहाँ पे, और भी बहुत थे। पवित्र मोहन राय थे, INA सीक्रेट सर्विस के आदमी थे। इतने बड़े बड़े लोग जिनका नेताजी से 20, 30, 40 साल का उनका मिलाप था, वो कैसे इस बात को कैसे उन्होंने, क्या लोग मिलते थे नेताजी से? बिल्कुल उनसे मिलते थे। यहाँ से काफी लोग मिले जाया करते थे। कहाँ पे, फैजाबाद में? देखिए, भगवंत जी के बारे में हम लोग फैजाबाद इसलिए कहते हैं कि आखिरी बार फैजाबाद में रहते थे, हाँ। लेकिन शुरुआत उनकी 56 में वो आपके लखनऊ में आए थे, उसके बाद में निमिषारण्य में थे, फिर बस्ती में थे, अयोध्या में थे, और अलग अलग जगह पे जहाँ भी वो रहे, कोई लोगों को डाउट हुआ क्योंकि शक्ल किसी को दिखाते थे नहीं, कम पर्दे के पीछे थे ज्यादातर। आप कमरे में जाएंगे तो अपना मुंह ढक लेंगे, उससे एकदम से शक्ल नहीं दिखाएंगे। ऐसी कोई स्टोरी है जो आपको सुना गया? हैंडराइटिंग नहीं देंगे आपको, रात को निकलेंगे सिर्फ, बीच बीच में गायब हो जाएंगे, तो लोगों को शक होता था कि आदमी है कौन। तो इसलिए वो जगह बदलते रहते थे हर जगह, तो लखनऊ, फैजाबाद, ये, लेकिन आखिर में सन 83 में फैजाबाद आ गए। तब से ये एक प्रथा चल चुकी है कि हम उनको बोलते हैं कि इसी बात पे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, अगर नेताजी इंडिया में तो सामने क्यों नहीं सामने? देखिए, दुनिया लाइफ में सारे क्वेश्चन के आंसर इतने सिंपल नहीं होते। जिंदगी एक बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। आदमी की जिंदगी में बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा, मैं उसका काउंटर आपको दूंगा कि दो चीज़ें मोटी मोटी, कि जब 1985 में जब भी सारा मुद्दा खुल के सामने आया, तो नेताजी की एक भतीजी ललिता बोस और उनके कज़न थे नेताजी की बहन के लड़के, मिस्टर रॉय थे, उनका फर्स्ट मैं भूल गया हूँ, वो फैजाबाद में आए। उन्होंने भगवंत जी का सामान देखा अपनी आंखों से, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कम से कम ललिता बोस ने आइडेंटिफाई किया। उस जमाने के मीडिया को खुलकर उन्होंने बोला कि ये मेरे अंकल का सामान है, ये मेरे पिताजी की चिट्ठी है, ये मेरे दादा का फोटो है। तो उन्होंने एक हाई कोर्ट में केस किया। रॉबिन मेहता नाम के बहुत बड़े वकील थे वहाँ पे लखनऊ में, उन्होंने वो किया। जस्टिस शकीर अहमद की बेंच ने फैसला दिया कि इंटरिम ऑर्डर दिया कि आप सारा सामान जो भगवंत जी का मिला कमरे से, उसको उठा करके आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखाइए। हम लोग जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि फैजाबाद में एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या होता है क्या नहीं होता वो जजेस को मालूम है। वो एविडेंस क्या होता है वो हिस्टोरियंस को और पत्रकारों को नहीं पता है। जो सबसे बड़े आदमी जिस बात को जिनकी ट्रेनिंग होती है ये समझने के लिए कि एविडेंस किसको बोलते हैं, वो जजेस होते हैं। तो 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललिता बोस वाले केस में ऑर्डर दिया। उसमें उन्होंने साफ माना है कि भगवंत जी में और फैजाबाद में सिमिलैरिटी है, उसमें प्रॉपर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना कारण साफ नजर आ रहा है। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोल दिया तो मेरे को समझ में नहीं आता लोग बार बार ये बात तो खत्म क्यों हो गया वहाँ पे स्टोरी? देखिए, वहाँ खत्म इसलिए कि अभी मीडिया का वहाँ इतना प्रभाव नहीं है और वो स्टोरी इतनी गर्म नहीं है। आप अनफॉर्चुनेटली, या जैसे मुझे बोले, इस देश में जब तक आप किसी इशू का मीडिया में फ्लैग नहीं करते तब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इशू गर्म नहीं होगा। यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने 2 ऑर्डर दिए कि एक, उनका सामान भगवंत जी का जो हमारे ऑर्डर पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा हुआ है उसको उठा के किसी म्यूजियम में रखा जाए, और दूसरा उस पर इंक्वायरी की जाए। अब कमाल की बात है कि यूपी की सरकार ने वो सामान तो उठा करके म्यूजियम में ले जाने की बात बोल दी है। अब कमाल की बात है कि कोई इंसान अगर मरा है, बाबा मरा है, जिसका कोई लिंक देश से नहीं है, तो उसका सामान आप म्यूजियम में क्यों लेकर जाते हो? इसका मतलब वो मान रहे कोई ऑर्डर आदमी नहीं था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी आपकी हैंडराइटिंग 2 भाषाओं में कॉपी कर ले। अच्छा। तो भगवंत जी की हैंडराइटिंग 2 भाषाओं में मिल गई है, मैं उसको एक पत्रकार होने के नाते मैं कैसे उसको इग्नोर कर जाऊँ? क्योंकि दांत का डीएनए रिपोर्ट नहीं मिला। दांत का डीएनए का रिपोर्ट देखिए, उसमें ऐसा था कि जस्टिस मुखर्जी जिस कमीशन के चेयरमैन थे, जिनके सामने इंक्वायरी हुई थी, उनका बाद में स्टेटमेंट आ गया है कि मैं पूरा का पूरा फैजाबाद को सपोर्ट करता हूँ, और उसका मैं साबित नहीं कर पाया क्योंकि भारत सरकार ने मेरा मदद नहीं की। कृष्णा बोस और सुगतो बोस की बात पकड़ लो, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो भगवान जी की नारा ये लगा रहे हैं, ये बोले भगवान जी नेताजी है, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि अभी तक ठोस कोई सबूत नहीं है। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, कोई अधिकार नहीं है। जब जस्टिस मुखर्जी कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ने इनसे पूछा कि आपके पास में जो सबूत है हमको दिखाया जाए, ना कृष्णा मैडम गई, ना उनके सुपुत्र गए, ना शिशिर बोस जी गए उनके पास में। शिशिर बोस चिट्ठी लेके बोलते हैं कि साहब मेरे को नेताजी के बारे में कुछ नहीं पता। कृष्णा बोस ने भी यही लिखा। सुगतो बोस बैठ के उनको लेक्चर दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कृष्णा बोस को देखिए, उसकी तो इतनी जरूरत देखिए, वो जस्टिस मुखर्जी को चिट्ठी लेके ये बोल रही है मैडम कि ये एविडेंस ये होता है। आप सिखाएंगी जज को एविडेंस क्या होता है? जब मुखर्जी कमीशन है तो आप तो सब आपने कुछ बोला नहीं। जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो आप सारे के सारे टीवी में बाइट दे रहे हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया। आपको पूछने का अधिकार नहीं है कि एविडेंस है कि क्या नहीं है। ठीक है अनुज, आएंगे সময় একটা এই মুহূর্তে ছোট বিরতির পর ফিরে আসছি। আপনারা সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা। अभी जो 23rd में जो फाइल्स 33 सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये कुछ सामने आएगा? देखिए, मेरा जो एस्टीमेट है, हमारी सरकार के पास कोई 200 के आसपास क्लासिफाइड फाइल्स है।
कुछ फाइलें इतनी ज़बरदस्त, इतनी इतनी खतरनाक किस्म की फाइलें होती हैं कि आप एडमिट भी नहीं करोगे हमारे पास फाइल पड़ी है। क्या हो सकता है उसमें, है क्या? किस्मत से मैं एक बहुत हाई लेवल के सोर्स तक मेरा 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 कांटेक्ट पहुंच गया था और वहां से मुझे बताया गया कि साहब वो जिंदा थे, सरकार उनके कांटेक्ट में थी, पूरा केस बहुत ख़राब होगा, बहुत से लोग इसमें लपेटे में आएंगे। और ये उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला, इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट, दैट नेताजी वाज अलाइव, ही वाज इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अवेयर ऑफ इट, इट इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और इसको खोलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बताया आपको? ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत हाईएस्ट लेवल पे सोर्स ने बताया, मुझे कोई डाउट नहीं है उसकी स्टेटमेंट में, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बात बोली है। अगर आज मैं बिल्कुल छाती ठोक करके पब्लिक में बोल रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि फैजाबाद का प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने मुझे बताया, कई सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है, एक मल्टीपल। आप बताइए कि पत्रकार जो हम लोग होते हैं किसी के कहने पर नहीं चलते। और एक चीज सामने आपने बीच में लाया था कि वेरी इंपॉर्टेंट, ममता बनर्जी ने जब उसने फाइल निकाला तो उसमें भी स्नूपिंग की बात सामने आई, उससे पहले आपने निकाल दिया था एक फाइल जो सेंट्रल में है। ये कितना इंपॉर्टेंट, ये क्या शो करता है कि स्नूपिंग हुआ क्यों बहुत था? इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने मैं बहुत देख के हैरान हूं कि यहाँ पे कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब ममता दीदी ने जो इन्फॉर्मेशन निकाला उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने फाइल तो पढ़ी नहीं, आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के अखबारों की रिपोर्ट के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली फैजाबाद को सपोर्ट भी करती हैं। आपको बताऊं, मैं पहली बार किसी देश के चीफ मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जो फाइलें मैं पब्लिक कर रही हूँ उसको देख के लगता है नेताजी की डेथ नहीं हुई। और दूसरा, उन्होंने माना कि जासूसी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, जासूसी क्या फाइलें देखेंगे कि जो आदमी सन 45 से मर गया है उसकी जासूसी आप क्यों करोगे सन 55 में और सन 65 के अंदर? जासूसी नेताजी की फैमिली की नहीं हुई है, जासूसी हुई है हर एक ऐसे आदमी की। और पूरे यानी नेताजी का खोज था, जो वो नेताजी का खोज था, वो नेताजी की फैमिली भी जासूसी नहीं हुई है। यानी ये समझ में आता है कि कोई जानना चाहता है कि नेताजी इनके साथ कांटेक्ट में है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा था। और ये जासूसी सिर्फ बंगाल में नहीं हुई है, ये आपकी और जगह भी हुई है, क्योंकि सेंट्रल के बेसिस पे हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले आशीष रॉय लंदन में बैठ के उसने जो ब्लॉग में उसने लिखा कि नेताजी रशिया में नहीं गए थे, उसका कोई लिंक नहीं मिला कि 91 95 का जो वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का बात बता रहे हैं। लेकिन मुझे जो पता चला वो फाइल वो आपके पास भी, आपके बुक में भी थे। ऐसा कुछ कोई नई चीज नहीं है, ऐसे वो आदमी लंदन से बैठ के अपने को इंपॉर्टेंस दिखा रहा है अपनी। देखिए, नेताजी की फैमिली में एक धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये जनाब जो वहां बैठ कर जितने एकदम से समझदार हो गई, 25 साल की मेरी इंक्वायरी है फलाना ढमकाना, इनसे पूछो मियाँ साहब आप 25 साल से कर क्या रहे थे? जब 1999 से लेकर के 2005 तक जस्टिस मुखर्जी कमीशन इंक्वायरी बनी थी, आपने क्यों नहीं कमीशन के सामने आके गवाही दी? आपने उसने उन्हें कुछ नहीं किया उन्होंने। वहां तो रिकॉर्ड रखे नहीं। उसके साथ 30 साल से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपने जस्टिस मुखर्जी कमीशन को डॉक्यूमेंट दिखाया? क्यों नहीं आपने अपना क्लेम किया? और आप जो है क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और आप झूठ लिख रहे हैं। उसमें मैंने उनके डॉक्यूमेंट पढ़े, एक दो उन्होंने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मेरे दादाजी शरद चंद्र बोस का ये माना था कि सुभाष बोस पर गए, सरासर झूठ, सफेद झूठ। शरद बोस ने कभी इस बात को बिलीव नहीं किया। और उसके बाद मैं उनका देख के हैरान हो गया। उन्होंने ये लिखा कि बाद में शरद बोस का व्यू चेंज हो गया कि वो बड़े सेंटिमेंटल हो गए। अरे क्या बात होगी बॉस, वो इतना बड़ा वकील, इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर, आप क्या समझते हैं? ये बात अगर सोचेंगे कि इसके बारे में शरद बोस के बारे में जब बोलते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हर्ड नेताजी डेथ, तो ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन होता है। कॉमन है। और ये आदमी खुद पत्रकार है, मिस्टर आशीष की बात कर रहे हैं, ये खुद एक पत्रकार है, चूंकि उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी जो इतने बड़े लीडर थे, नेताजी के सबसे क्लोज में थे, अपना अखबार चलाते थे नेशन, क्या कोई एडिटर अपने अखबार में 8 कॉलम की स्टोरी बनाएगा अगर उसको कंफर्मेशन नहीं है? तो उनको मालूम था, उन्होंने साफ लिखा है कि, और उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे फॉरेन कंट्री से इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जिंदा है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो फाइल निकली है उसमें लिखा हुआ है। के बारे में बोल रहे हैं कि वो नहीं मानते थे। ये तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी आपको जिसमें कुछ नौटंकीबाजी, मुझे शक हो रहा है कि ये इंसान जो है कांग्रेस पार्टी के व्यू को अप्लीफाई कर रहा है। बिकॉज ये बिल्कुल मैं पढ़ रहा था, उन्होंने वेबसाइट पर लिखा, बिल्कुल एक और आपके ये कांग्रेस पार्टी के आप ये बोल रहे हैं कि नेताजी की वाइफ एमिलिया शेंकल वो मानते थे कि नेताजी की मौत नहीं हुई। मैं कौन हूं मानने वाला? मैं तो बच्चा हूं। नेताजी की फैमिली का एक एक आदमी ये बात बोलता है, सबको पता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ये आदमी कौन सी दुनिया, मेरे को समझ में नहीं आता, लंदन में कौन सी दुनिया में रहता है? 25 साल बाद तुम्हारी नींद खुल रही है, मुखर्जी कमीशन के सामने आप गए नहीं है, पूरा लिखने का ढर्रा जो है कांग्रेसियों वाला आपका। आप जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट के बारे में आपने कुछ लिखा नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं जीडी खोसला की, आप तारीफ कर रहे हैं शाहनवाज की। शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी का एमपी था, आप लिख रहे हैं कि नेताजी का साथी था। अरे भैया, नेताजी का साथी तो 1 साल के लिए था, उसके बाद 25 साल तक वो कांग्रेस पार्टी का साथी था। मैंने वही कहूं कि इसको पता नहीं कहां से इसको पत्रकार बना दिया। हबीबुर रहमान की बात भी करते हैं। अरे हबीबुर रहमान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट मेरी किताब में है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जब उसकी इंटेरोगेशन की तो उसमें साफ बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच नहीं बोल रहा।
अभी आप कह रहे हैं कि 23 में जो आने वाला है कुछ तो सामने आएगा, या ये ट्रायल होगा है कि देश क्या देख, मेरे ख्याल से ये देश का सोच क्या है ये भी वो देखना चाहते हैं, हाँ शायद वो क्योंकि पॉलिटिकल इशू भी है। पॉलिटिकल इशू है, प्रधानमंत्री देखेंगे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। 33 फाइलें निकलेंगी तो कुछ ना कुछ मीडिया में एकदम अनुज, वो उनके 23 तो हम भी देखेंगे वो क्या होगा, बहुत आशा है सबको ही है कि अनुज एकदम প্রোগ্রাম একদম এন্ড মে হ্যাঁ আমাদের এই গোটা অনুষ্ঠানের মধ্যে অনুজধরের সঙ্গে কথা বলার পর যে বিষয়টা আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে, যে আমরা নির্দিষ্টভাবে কোনো থিওরিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা এই অপেক্ষায় অবশ্যই রয়েছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কি হয়েছিল এটা তো সকলেই জানতে চায়, এবং আমরা চাই যে সেই সকল ইম্পর্টেন্ট ফাইল যেগুলো এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কাছে রয়েছে সেগুলো সামনে আসুক, তার মধ্যে কি রয়েছে গোটা দেশ এখন সেটাই জানতে চায়। এবং অবশ্যই বাংলার যারা নেতাজি প্রেমী রয়েছে, গোটা দেশের নেতাজি প্রেমী, তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন যে নেতাজির সঙ্গে ঠিক কি হয়েছিল, এবং অনুজধারের এই যে বই কিছুদিন আগেই রিলিজ করেছে হোয়াট হ্যাপেন টু নেতাজি, এটাই আমাদের এই মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এবং অনুজ, থ্যাঙ্কস ফর কামিং 24 ঘন্টা, এন্ড বেস্ট অফ লাক ওয়ান্স अगेन। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।